to Game of Chemistry channel, and today I am starting a new series which is based on organometallic compounds, right? अभी तक मैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डाइज कंप्लीट कर चुकी हूँ. यू कैन चेक दैट थिंग इन डिस्क्रिप्शन. सो आज का लेक्चर बेसिकली होने वाला है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं, उसका क्लासिफिकेशन समझेंगे हम, एंड देन हेप्टासिटी क्या होती है वो समझेंगे. ठीक है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं. सो दोज कंपाउंड्स विच कंटेन मेटल कार्बन बॉन्ड, हम उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं. कि वो कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड देखने को मिलता है उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहेंगे. ठीक है. बट ये डेफिनेशन रिजिड नहीं है, या फिर हम बोले कि एकदम करेक्ट नहीं है, एक्सेप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल ये आप जब ये वाला कंपाउंड देखिए, ये विल्किंसन कैटलिस्ट है. विल्किंसन कैटलिस्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं एल्कीन का हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं. आपने काफ़ी बार सुना होगा इसके बारे में. ठीक है. विल्किंसन रिएजेंट के बारे में जब हमने कैटालिसिस पढ़ा होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि इस जो ये कंपाउंड है, जो ये कंपाउंड है इसमें तो कहीं पे भी कार्बन नहीं है, कहीं पे भी मेटल कार्बन बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा. मेटल कार्बन बॉन्ड तो छोड़ो, यहाँ पे कार्बन भी देखने को नहीं मिल रहा. तो फिर ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे है? ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. तो इसका रीज़न ये है कि जब विल्किंसन कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन करता है, एल्कीन हाइड्रोजनेशन करता है, तो एक साइकिल के थ्रू करता है. और उस साइकिल में एक स्टेज ऐसी आती है जब जो आपका मेटल आयन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है. ठीक है. तो जब आपका ये मेटल आयन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और वहाँ पे आपको मेटल कार्बन बॉन्ड देखने को मिलता है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है ये हमने मान लिया, लेकिन NaCN में तो मेटल कार्बन बॉन्ड है, बट क्या ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? सो आंसर वुड बी नो. ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है. ऐसा इसलिए है बिकॉज जब भी देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पे रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि हर सबस्ट्रेट या फिर हर रिएक्टर में रिएक्शन शो करता है अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, वैसे ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी रिएक्शन शो करते हैं. तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शंस की एक स्पेशल थिंग क्या है कि जो भी मेरा कंपाउंड होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. ठीक है. सो जब भी रिएक्शंस के अंदर को जाते हैं तो इनकी जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल आयन की वो चेंज होती है. ठीक है. +1 से +3 या फिर कुछ भी चेंज हो सकता है. ठीक है. लेकिन NaCN आपको पता है Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 यहाँ पे. और सोडियम आयन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत स्टेबल होता है क्योंकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है और फिर वो उस कॉन्फ़िगरेशन को लूज नहीं करता. ठीक है. किसी भी कंडीशन पे. तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. तो सोडियम साइनाइड इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ठीक है. तो आप याद रखना, हम जनरली बोलते हैं कि जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड हमको देखने को मिलता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं. बट वन थिंग यू शुड हैव केप्ट इन माइंड कि दिस डेफिनेशन इज नॉट स्ट्रिक्ट, या फिर बिल्कुल ही रिजिड आप इस पे नहीं हो सकते. एक्सेप्शंस हैं. ठीक है. लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. क्वेश्चन अगर आता है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स तो वो होते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड होता है जिसमें, सो व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस विल्किंसन रिएजेंट. तो आपको बताना होगा कि ऐसे स्टेज आती है ड्यूरिंग द साइकिल जहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है. और सोडियम साइनाइड का मैंने आपको बाद हम बात करते हैं कि जो मेटल आयन होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, मैं इसको OM से बोलूँगी बिकॉज इतना बड़ा प्रोनाउंस करना पड़ता है. ठीक है. तो जो मेटल आयन होता है OM में, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल से हो सकते हैं या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. सो दिस मेटल आयन कैन बी एनीथिंग. ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट भी हो सकता है या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट भी हो सकता है. अब मैं बात करती हूँ पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेन ग्रुप एलिमेंट से था कैकोडाइल ऑक्साइड. ठीक है. ये क्वेश्चन, ये दो चीज़ें आपको, ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, जो आपको सिर्फ याद करनी पड़ेंगी.
इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, आपसे पूछे कि फर्स्ट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड मेन ग्रुप एलिमेंट का या ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो यहाँ पे आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। और जो एमएससी के एंट्रेंस होते हैं लाइक यूनिवर्सिटीज़ के, मैं बात नहीं कर रही IIT JAM वगैरह की, वहाँ पे तो मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट जो दूसरे एमएससी एंट्रेंस होते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है कि पहला ऑर्गेनोमेट्रिक ट्रांजिशन एलिमेंट से कौन सा था या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट से कौन सा था। ठीक है, तो जो पहला ऑर्गेनोमेटेलिक था मेन ग्रुप एलिमेंट से, वो था कैकोडाइल ऑक्साइड, और ये उसका स्ट्रक्चर था, और आर्सेनिक उसमें मेटल एटम था। दूसरा मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल, तो वो था आपका जेजे साल्ट, आपने बहुत सुना होगा इसको, जेजे साल्ट था, और ये पहला ऑर्गेनोमेटेलिक था ट्रांजिशन मेटल का। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पे आपको बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस इज, तो ये आपका प्लेटिनम Cl3 CH2 CH2, तो ये आपका जेजे सॉल्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या हैं, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हैं, एक तरीके से कॉम्प्लेक्सेस ही हैं, जिनमें जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने लोन पेयर्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में, राइट। अब जो ये लिगेंड्स होते हैं ये सिग्मा डोनर भी हो सकते हैं, राइट, पाई डोनर भी हो सकते हैं, एंड पाई एक्सेप्टर भी हो सकते हैं। तो जो सिग्मा डोनर होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो पाई डोनर होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, एंड जो पाई एक्सेप्टर होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और पाई बॉन्ड भी बनाते हैं बैक बॉन्डिंग की वजह से। बैक बॉन्डिंग कार्बोनिल में जब मैं आपको बढ़ाऊंगी तो बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी सब कुछ उसके बारे में एक एक चीज़, बट अभी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कि उनमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, तो हम देख रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड कि किस तरीके का बॉन्ड जो आपके लिगेंड्स हैं वो मेटल एटम के साथ फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक आपका लिगेंड हो सकता है सिग्मा डोनर, एक हो सकता है आपका पाई डोनर, और एक हो सकता है आपका पाई एक्सेप्टर, ठीक है। सिग्मा डोनर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, पाई डोनर पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एंड जो पाई एक्सेप्टर होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं एंड पाई बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। सिग्मा डोनर में बेसिकली वो लिगेंड्स आते हैं जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, लाइक NH3, ठीक है। पाई डोनर में बेसिकली वो आते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, लाइक आप हैलोजन्स को कंसीडर कर सकते हैं। और पाई एक्सेप्टर में वो लिगेंड्स आते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ। लेकिन फिर क्या होता है, वो जो मेटल आयन होता है वो बैक बॉन्डिंग करता है इनके पास। देखो, जैसे कार्बोनिल है, कार्बोनिल के एग्जांपल आप समझिए। सो कार्बोनिल जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है मेटल को। लेकिन जब मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो मेटल क्या करता है, कोई भी स्पीशी हो वो अपने ऊपर चार्ज नहीं चाहती, तो मेटल आयंस को वापस से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करता है बैक, ठीक है। क्योंकि यहाँ इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें ये उन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अकम्पनी कर सकता है या फिर रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्डिंग फॉर्म होती है, पाई बैक बॉन्डिंग जिसे हम बोलते हैं, और ये सिग्मा बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये वाले जो लिगेंड्स होते हैं, कार्बोनिल हो गया, ठीक है, ये आप CH2 ये क्या करते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग भी शो करते हैं, मीन्स पाई बॉन्ड भी बनाते हैं एंड सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं। और इस बैक बॉन्डिंग की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ में, जिन्हें हम सिनर्जिज्म इफेक्ट से और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में उनमें डिटेल से। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कंसेप्ट, दैट इज हेप्टासिटी, एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
तो हैप्टासिटी का क्या मतलब होता है? हैप्टासिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड के कितने एटम्स आपके मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। लिगेंड के कितने एटम आपके मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसे हम हैप्टासिटी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? वो एटम्स को कंसिडर नहीं करते, वो सोचते हैं बोन्स, कि कितने बोन्स लिगेंड बना रहा है मेटल के साथ, उसे हम हैप्टासिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि ये मेरा मेटल आयन है और ये मेरा लिगेंड है, ठीक है। ये मेरा मेटल है और ये मेरा लिगेंड है। तो मैंने बोला कि इसकी हैप्टासिटी बताओ, ठीक है। तो जिसने ये डेफिनेशन को सच अच्छे से समझा होगा वो तो उसको बोलेगा कि हैप्टासिटी क्या है? 1 है। हम हैप्टासिटी को ईटा से, ये ग्रीक लेटर है उससे डिनोट करते हैं, ईटा से, और जो भी हैप्टासिटी होती है उसको उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जिसने इसको समझा होगा इस डेफिनेशन को, वो तो बोलेगा कि हैप्टासिटी है 1, और जिसने नहीं समझा होगा वो बोलेगा कि हैप्टासिटी क्या है? 2। अब आप एक बात ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था कि लिगेंड के कितने एटम डायरेक्टली अटैच है मेटल से, वो होता है हैप्टासिटी। मैंने ये नहीं बोला था कि कितने बॉन्ड बना रहे हैं वो। बॉन्ड तो ये 2 बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गड़बड़ क्या करते हैं, हैप्टासिटी को यहाँ पर 2 लिख देंगे कि बॉन्ड्स तो 2 हैं, लेकिन हमें बॉन्ड से मतलब नहीं है। हैप्टासिटी में ये होता है कि कितने एटम्स लिगेंड के डायरेक्टली मेटल से अटैच हैं, तो इसकी हैप्टासिटी 1 है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, आपको बताना है कि उनकी हैप्टासिटी क्या है। सो ओके, तो मुझे इसमें बताओ इसकी हैप्टासिटी क्या है, इसकी हैप्टासिटी क्या है और इसकी हैप्टासिटी क्या है। इसको पोज करके बताओ मुझे क्या क्या इनकी हैप्टासिटी है। देखो, अब आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका मेटल एटम है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच है, डायरेक्टली एक एटम से अटैच है, तो इसकी हैप्टासिटी है 1, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका मेटल है, आपने ये वाला साइन देखा, तो वो जो आपका मेटल है वो इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, मीन्स तीनों कार्बन से आपका मेटल अटैच है, जिसकी हैप्टासिटी है 3। ये वाला आपने देखा तो इसमें देखा कि पांचों के पांचों कार्बन एटम्स आपके मेटल आयन से अटैच है, ठीक है। पांचों के पांचों कार्बन एटम आपके मेटल आयन से अटैच है, मेटल एटम्स अटैच है, तो इसकी हैप्टासिटी है 5, ठीक है। आपने ये देखा ये वाला कंपाउंड, इसमें देखा कि आप जो कि 6 के 6 जो कार्बन एटम्स हैं वो मेटल एटम से अटैच है, इसकी हैप्टासिटी है 6, ठीक है। मैंने ये वाला कंपाउंड बनाया, मैंने आपसे बोला कि इसकी हैप्टासिटी बताओ। सो याद रखना, देखो एक तो ये वाला एटम आपके मेटल से डायरेक्टली अटैच है, दूसरा आपका पाई बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड ये आपके मेटल से अटैच है। ये पाई बॉन्ड कौन कौन से एटम से मिलकर बना है? एक तो इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से, तो इसकी हैप्टासिटी हो गई 3, ठीक है। ये याद रखना, आपको देखना है कि जो बॉन्ड आपके मेटल के साथ अटैच है वो कितने एटम से के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी हैप्टासिटी हो गई 3। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड EAN रूल, ठीक है। उसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स की, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन को भी समझेंगे और हैप्टासिटी को भी फर्दर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।